आज की वीडियो में मैं आपको 2024 के लिए बेस्ट स्टॉक्स बताने जा रहा हूं और अगर मैंने बेस्ट कहा है तो फिर मैं बेस्ट स्टॉक्स ही बताऊंगा क्योंकि ये वो स्टॉक्स होंगे जिनमें आपको एक ग्रोथ के साथ साथ स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। अब मैंने बोल तो दिया है कि ग्रोथ और स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, लेकिन ये ग्रोथ होगी कैसे? सबसे पहले अगर ग्रोथ की बात करें तो यहां पर हम आपको वो स्टॉक्स बताएंगे जिनकी सेल्स बढ़ रही है, जिनका प्रॉफिट बढ़ रहा है। और अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो यहां पर हम आपको वो स्टॉक्स बताएंगे जिनके ऊपर ज्यादा कर्जा ना हो और साथ ही साथ जिनकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 5,000 करोड़ से बड़ी हो। यानी ये कंपनीज या तो मिड कैप होंगी या फिर लार्ज कैप होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको अपने लिए एक बेस्ट स्टॉक सेलेक्ट करना है तो आपको उसे 3 पैरामीटर्स पे एनालाइज करना होगा, जिसमें सबसे पहला है उसका बिजनेस एनालिसिस करना, दूसरा है उसका सेक्टोरल एनालिसिस करना और तीसरा है उस स्टॉक का एनालिसिस करना जिसमें आपको बहुत सारे रेशियोज लगा के देखने होंगे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एक स्टॉक का बिजनेस एनालिसिस करने के लिए, उसका सेक्टोरल एनालिसिस करने के लिए पहले हमें स्टॉक तो चाहिए होगा ना। तो सबसे पहले कुछ फिल्टर्स लगा के हम अपने लिए स्टॉक सेलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज मैंने आपको जो बताई थी वो ये थी कि हमें अपने लिए जो बेस्ट स्टॉक चाहिए उसमें हमें चाहिए स्टेबिलिटी। तो अब जो स्टेबिलिटी है वो कभी भी आपको पेनी स्टॉक्स में या स्मॉल कैप स्टॉक्स में देखने को नहीं मिलेगी। तो इसके लिए हमें या तो मिड कैप या फिर लार्ज कैप स्टॉक्स में जाना होगा। तो हम यहां पर जो सबसे पहला फिल्टर लगाएंगे वो होगा मार्केट कैपिटलाइजेशन का, जो कि कम से कम 5,000 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए। यानी कंपनी का साइज 5,000 करोड़ से बड़ा हो ताकि अगर कभी उस कंपनी में कोई प्रॉब्लम भी आ जाए तो भी वो कंपनी सर्वाइव कर पाए। तो यहां पर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन इज ग्रेटर देन 5,000 कर देते हैं। तो अब हमने मार्केट कैपिटलाइजेशन सेलेक्ट कर लिया है, लेकिन सिर्फ एक कंपनी के बड़े होने से उसमें स्टेबिलिटी नहीं आएगी, क्योंकि आपने देखा है कि कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो डेट की वजह से खत्म हो गई हैं। तो हमें चाहिए अपने लिए एक बेस्ट स्टॉक। तो उसके लिए हमें चाहिए कि उस कंपनी के ऊपर ज्यादा कर्ज ना हो। तो इसके लिए एक फिल्टर होता है डेट टू इक्विटी रेशियो, जो कि जनरली मैं आपको कहता हूं कि 1 से कम होना चाहिए। लेकिन क्योंकि हम बेस्ट स्टॉक ढूंढ रहे हैं, हमें बेटर स्टेबिलिटी चाहिए, इसलिए हम डेट टू इक्विटी रेशियो 0.5 से कम लेके चलेंगे। तो हमने यहां पर बीच में एंड लिख दिया है और इसके बाद हम डेट टू इक्विटी रेशियो लिखेंगे, जो कि होना चाहिए लेस देन 0.5। तो जब हमने ये फिल्टर लगा दिया है तो इसका मतलब है कि अब हमें वो कंपनीज मिलेंगी जिनके ऊपर ज्यादा कर्ज नहीं है। तो ये 2 फिल्टर लगाने के बाद अब हमें जो कंपनीज मिलेंगी वो स्टेबल तो होंगी, लेकिन हम एक स्टेबल कंपनी का क्या करेंगे जब तक उसमें एक ग्रोथ ना हो। तो ग्रोथ होनी चाहिए उसकी सेल्स में, उसके प्रॉफिट में। जब कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगा, तभी एज एन इन्वेस्टर आपको बेनिफिट होगा। तो हमारे लिए ये 2 पैरामीटर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर आप इसी तरीके से सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपको हमारी वीडियो दोबारा कभी देखने को ही ना मिले। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो अब ग्रोथ के लिए हम जो नेक्स्ट फिल्टर लगाने वाले हैं वो है सेल्स ग्रोथ। तो सबसे पहले हम जो सेल्स ग्रोथ का फिल्टर लगा रहे हैं वो है 3 इयर्स का। यानी इस फिल्टर के थ्रू हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमें ऐसी कंपनीज चाहिए जिनमें पिछले 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो हर साल कम से कम 10% होना चाहिए। मतलब यहां पर पिछले 3 साल की टोटल सेल्स ग्रोथ की बात नहीं कि चल रही है, बल्कि हर साल कम से कम 10% से ज्यादा सेल्स बढ़ी हो उसकी बात चल रही है, क्योंकि ये कंपाउंडेड सेल्स है। तो अब इसके लिए हमें फिल्टर लगाना है ग्रेटर देन 10। तो इतनी सेल्स होनी चाहिए। इसके साथ ही अब अगर कंपनी की सेल्स बढ़ रही है तो कई बार क्या होता है, सेल्स तो बढ़ रही है लेकिन कंपनी के खर्चे भी बढ़ रहे हैं, जिस वजह से कंपनी वही लॉस में है। तो हमें चाहिए कि भाई सेल्स बढ़ रही है ना, तो साथ में कंपनी को प्रॉफिट भी हो रहा हो, उसकी जेब में पैसा आ रहा हो। तो अब हमें उसके लिए चाहिए प्रॉफिट ग्रोथ। तो यहां पर फिर से हमने बीच में एंड लिखा है और अब हम यहां पे लगा देते हैं प्रॉफिट ग्रोथ। और प्रॉफिट ग्रोथ भी हम 3 साल का लगाएंगे, यानी 3 साल से लगातार बढ़ रही हो और वो कंपाउंडेड बढ़ रही हो। तो उसके लिए हमने फिर से ग्रेटर देन, और ये भी कितना होना चाहिए, कम से कम 10। अब देखो मैं कम से कम लगा रहा हूं ना, यहां पर जिस कंपनी की सेल्स 20% बढ़ रही होगी, 30% बढ़ रही होगी, वो सभी यहां पे कवर हो जाएंगी। तो ये फिल्टर तो हमने लगा दिया है। अब एक बार जब इन फिल्टर को लगाकर हम देखते हैं तो हमारे सामने कितने स्टॉक्स निकल कर आते हैं,
वो हैं 233 स्टॉक्स। आप देख सकते हैं इन सभी स्टॉक्स के नाम, यहां पर आपको 25 स्टॉक्स देखने को मिल रहे हैं और ऐसे 10 पेजेस हैं। तो क्या हम इन सारे स्टॉक्स को एनालाइज कर सकते हैं? बिल्कुल भी ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और हर स्टॉक में एनालिसिस करने के बाद आधे से ज्यादा स्टॉक्स खराब निकले तो वो हमारे लिए सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। तो अभी हमें और भी फिल्टर्स लगाने की जरूरत है। तो यहां पर हमने कुछ फिल्टर्स लगाए हैं, लेकिन अब देखो एक कंपनी की सेल्स पिछले 3 साल में कंपाउंडेड 10% तो बढ़ी है, लेकिन पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल में भी तो बड़ी होनी चाहिए ना, और वो ज्यादा बड़ी होनी चाहिए। तो इसके लिए यहां पर मैं और फिल्टर लगाऊंगा जो कि मैंने एंड लिखा है, और इसके बाद हम लगा देते हैं सेल्स ग्रोथ, जो कि यहां पर 1 साल का आपको दिखाएगा। और इसको भी हम ये कहते हैं कि ये ग्रेटर देन कम से कम 15% तो हो। तो हमने इसको 15 कर दिया है, और इसके साथ ही सेल्स बढ़ रही है लेकिन प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा, तो फिर क्या फायदा। तो अब हमें प्रॉफिट ग्रोथ भी लगाना है। तो हमने फिर से यहां पर एंड लिखा है। अब इसके बाद हम प्रॉफिट ग्रोथ का फिल्टर लगाते हैं, और इसके बाद ग्रेटर देन साइन का यूज करेंगे, और ये भी हमारे लिए होना चाहिए 15 से ज्यादा। अब इसके बाद फिर से मैं इस क्वेरी को रन करता हूं। तो पहले कितने स्टॉक्स निकल कर आ रहे थे, अब देखो हमारे पास कितने स्टॉक्स बचते हैं, सिर्फ 87 स्टॉक्स। अब देखिए यहां पर 25 लिस्ट है और यहां पर 4 पेजेस हैं, तो हमारे सामने सिर्फ 87 स्टॉक्स निकल कर आ गए हैं। अभी टेंशन मत लीजिए, अभी इनको और शॉर्टलिस्ट करेंगे और बेटर स्टॉक्स ढूंढेंगे, क्योंकि हमें चाहिए बेस्ट स्टॉक, जो कि शुरुआत में ही मैंने आपको बोला है। वैसे अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट चाहिए होता है। तो अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखे हैं, जिनको मैं खुद भी यूज करता हूं, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। तो अब हमारे सामने 87 स्टॉक्स निकल कर आ गए हैं, और यहां पर हमने ग्रोथ के लिए ऑलरेडी 4 फिल्टर्स लगा दिए हैं। लेकिन यार मैं अभी भी खुश नहीं हूं, क्योंकि मुझे आपको बेस्ट स्टॉक्स देना है। तो अभी मैं ग्रोथ के लिए और फिल्टर्स लगाऊंगा। तो इसके लिए फिर से मैंने यहां पे एंड लिख दिया है, और अब मुझे चाहिए कि इस क्वार्टर में भी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा हो, कंपनी की सेल्स बढ़ी हो, और वो किसके कंपैरिजन में बढ़ी हो, लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर के कंपैरिजन में। हमेशा जब भी आप किसी स्टॉक का एनालिसिस करते हैं तो वो पिछले क्वार्टर से नहीं किया जाता है, पिछले साल के सेम क्वार्टर से एनालाइज किया जाता है। तो इसके लिए हमें देखना होगा कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे उसकी सेल्स बड़ी होनी चाहिए, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे उसका प्रॉफिट भी बड़ा होना चाहिए, चाहे थोड़ा बहुत ही बड़ा हो। तो यहां पर हम ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ देखेंगे, यानी ये जो हमारा क्वार्टर चल रहा है, ये चल रहा है 4th क्वार्टर, और अभी जो हमारे पास रिजल्ट्स होंगे वो 3rd क्वार्टर के होंगे। तो इस फाइनेंशियल ईयर के 3rd क्वार्टर में कंपनी की जो सेल्स हैं वो पिछले फाइनेंशियल ईयर के 3rd क्वार्टर से ज्यादा होनी चाहिए, ये हमें देखना है। तो इसके लिए फिर से हम ग्रेटर देन का साइन यूज करेंगे, और यहां पर हमें चाहिए कि कुछ ना कुछ ग्रोथ हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम 0 से ज्यादा इसको कर देते हैं। अब जब हम इसको 0 से ज्यादा सेलेक्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे सामने 10 वाले भी आएंगे, 20 वाले भी आएंगे, और जिनकी ग्रोथ 50% हुई है वो भी आएंगे। और इसके साथ ही सिर्फ सेल्स ग्रोथ होने से क्या होगा, मुझे हमेशा प्रॉफिट ग्रोथ भी चाहिए होता है। तो इसके लिए हम फिर से यहां पर ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ कर देते हैं। तो इसमें भी सेम क्वार्टर वाला सीन है, मतलब इस क्वार्टर में पिछले साल के सेम क्वार्टर से ज्यादा प्रॉफिट हुआ होना चाहिए। तो ये भी ग्रेटर देन होना चाहिए, और कितने से ज्यादा, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट चाहिए, तो हमने 0 से ज्यादा कर दिया है। अब इसको रन करते हैं, अब देखते हैं हमारे सामने कितने स्टॉक्स निकल कर आते हैं। तो अभी देखिए हमारे पास पहले ही इतने बेस्ट स्टॉक्स थे कि सिर्फ थोड़ा बहुत फिल्टर हुआ है, और 79 स्टॉक्स निकल कर आए हैं। तो देखो अब जो हमारे सामने स्टॉक्स निकल कर आए हैं वो स्टेबल भी हैं, उनमें ग्रोथ भी है, लेकिन अभी एक चीज की कमी है जो कि मुझे पर्सनली फील हो रही है, और वो है OPM, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। और ये क्या होता है, ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए एक कंपनी है जो कि 100 रुपए का सामान बेचती है, उस सामान को बनाने में उसको 80 रुपीज का खर्चा आता है, और बेचने तक उसका 95 रुपीज खर्च हो जाता है, और उसकी जेब में बचता है सिर्फ 5 रुपया। तो ये एक कंपनी है। और सेम एक दूसरी कंपनी है जो कि वही 100 रुपए का सामान बेच रही है, लेकिन उसको बनाने में उसका 40 रुपए का खर्चा आ रहा है, और ओवरऑल उसका जो टोटल खर्च है वो 50 रुपए आ रहा है, और 100 रुपए का सामान बेचने के बाद वो 50 रुपए अपनी जेब में लेके जा रही है। तो एक कंपनी 100 रुपए का सामान बेच के 5 रुपए जेब में लेके जा रही है, एक कंपनी 100 रुपए का सामान बेच के 50 रुपए जेब में लेके जा रही है। तो कौन सी कंपनी बेटर है? वो कंपनी बेटर है जिसको सेम सेल्स में ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है।
तो हमें ऐसी ही कंपनी चाहिए जिनको कम से कम 100 रुपए का सामान बेचने पे 15 रुपए का प्रॉफिट तो हो रहा हो। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी कंपनी को सिर्फ 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है ना, तो कल को अगर वो 1000 करोड़ का भी सामान बेचेगी ना, तो सिर्फ 50 करोड़ कमाएगी। जबकि दूसरी कंपनी जिसको 100 रुपए का सामान बेचने पे 50 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, वो कल को अगर 1000 करोड़ का सामान बेचेगी तो 500 करोड़ रुपए कमाएगी। तो यहां पर हमें एक डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो हमें ऐसी ही कंपनी चाहिए। तो इसके लिए जो नेक्स्ट फिल्टर मैं लगाने जा रहा हूं वो है OPM का, जो कि मेरे अकॉर्डिंग कम से कम 15% तो होना ही चाहिए। तो यहां पर हमने लिखा OPM, जो कि होना चाहिए ग्रेटर देन 15। अगर आपको और बेटर कंपनी चाहिए तो आप इसको और ज्यादा रख सकते हैं। अब जैसे ही मैंने ये फिल्टर लगाया तो अब देखते हैं, अब देखिए हमारे सामने सिर्फ 49 कंपनीज बची हैं। और ये जो 49 कंपनीज है ना, ये पूरे स्टॉक मार्केट में फिल्टर हो रही हैं। मतलब स्टॉक मार्केट में जो 3-4 हजार कंपनीज हैं, उनमें से ये सारी क्वालिटीज सिर्फ 49 कंपनीज में निकल कर आई हैं। अब देखो, हमने इतने सारे फिल्टर्स लगाए हैं तो ऑलरेडी हमारे पास बेस्ट कंपनी है। लेकिन एक चीज की कमी है, और वो कमी ये है कि अगर मान लीजिए मैं कंपनी का मालिक हूं, ठीक है, और मेरे पास उस कंपनी के सिर्फ 1% की होल्डिंग है, तो अगर कंपनी कितना भी प्रॉफिट कमा ले तो मेरे पास सिर्फ 1% होल्डिंग है ना, मैं मेहनत नहीं करूंगा। और जब कंपनी में मैं ही मेहनत नहीं करूंगा तो फिर कंपनी कमाएगी कैसे? तो अगर कंपनी को ज्यादा पैसा कमाना है तो उसके प्रमोटर्स के पास पैसा होना जरूरी है। ये बहुत बड़ी कंपनीज के लिए उतना एप्लीकेबल नहीं होता है, लेकिन प्रमोटर्स के पास कुछ ना कुछ होल्डिंग हो तो ये हमेशा बेटर ही रहता है। इसलिए क्योंकि हमें बेस्ट कंपनी चाहिए, इसलिए मैं ये फिल्टर लगा रहा हूं, और वो है प्रमोटर होल्डिंग, जो कि होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। वैसे तो देखो 50% से ज्यादा बोलते हैं, लेकिन ऑलरेडी हम इतने फिल्टर लगा चुके हैं, तो हमारे अकॉर्डिंग जो प्रमोटर होल्डिंग है वो कम से कम कंपनी में 30% से ज्यादा होनी चाहिए प्रमोटर्स के पास। और इसके साथ ही अगर कोई कंपनी इतनी अच्छी है तो क्या उसमें कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्ट नहीं करेगा? क्या उसमें कोई डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड जैसी कंपनीज इन्वेस्ट नहीं करेंगी? वो भी इन्वेस्ट करेंगी। तो इसलिए मुझे ऐसी कंपनी चाहिए जिसमें थोड़ा बहुत फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने भी इन्वेस्ट कर रखा हो, थोड़ा बहुत म्यूचुअल फंड्स ने भी इन्वेस्ट कर रखा हो। तो अब जो नेक्स्ट फिल्टर इसके बाद में लगाऊंगा वो होगा यहां पर FIIs। जैसे ही मैंने FII लिखा तो यह है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग। तो ये भी होनी चाहिए, कुछ ना कुछ होनी चाहिए। तो 0% से ज्यादा लेके चल रहे हैं, और ये फिल्टर मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट लगा रहा हूं ताकि मेरे सामने बेस्ट स्टॉक्स निकल कर आए। अब ये हमने कर दिया है, तो अब हम इसके साथ ही हमारे सामने FIIs की होल्डिंग निकल कर आई है। बट डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, जो इंडिया के इंस्टीट्यूशंस हैं, इंडिया के म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, उन्होंने भी उस स्टॉक में इन्वेस्ट किया हो, चाहे थोड़ा सा ही किया हो। तो उसके लिए मुझे DII लिखना होगा और DII होल्डिंग लिखना होगा। और ये क्या होनी चाहिए? कुछ ना कुछ होनी चाहिए। तो इसके लिए मैंने इसे कर दिया 0 से ज्यादा। अब अगर हम फिल्टर करते हैं तो देखिए हमारे सामने 40 कंपनीज निकल कर आती हैं। तो बहुत ज्यादा कंपनीज यहां पे फिल्टर हो चुकी हैं, लेकिन यहां पर एक और अभी कमी बची है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कंपनी में सब कुछ अच्छा है, लेकिन कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने अपनी होल्डिंग को गिरवी रखा हुआ है? शायद उनको कंपनी पे भरोसा नहीं है, या फिर कंपनी में लोन लेने के लिए उन्होंने होल्डिंग गिरवी रख दी है। तो अगर थोड़ी बहुत अपनी होल्डिंग्स को उन्होंने गिरवी रखा है तो चलो चल जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा गिरवी रखा है तो वो फिर उस कंपनी के लिए ठीक नहीं है। तो और हमें क्योंकि स्टेबल कंपनी चाहिए थी, तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर जो प्लेज्ड परसेंटेज है वो होना चाहिए लेस देन 5%। और इसके बाद जब मैं इस क्वेरी को रन करता हूं तो अब हमारे सामने सिर्फ 37 स्टॉक्स निकल कर आए हैं। अब देखो, एक स्टॉक में जो भी बेस्ट क्वालिटीज होनी चाहिए उसके लिए जो जो फिल्टर्स लगाने की जरूरत है वो ऑलमोस्ट मैं लगा चुका हूं, लेकिन फिर भी 37 स्टॉक्स निकल कर आए हैं। तो मैं ये 37 स्टॉक्स को तो एनालाइज नहीं कर सकता। तो इसके लिए अब मुझे क्या करना है, मैं इन्हीं फिल्टर्स में थोड़ा चेंज करता हूं। यहां पर मैंने क्या किया था, मैंने कहा था कि यार लास्ट ईयर से कुछ ना कुछ सेल्स बढ़ी हो तो वो कंपनी मुझे चल जाएगी। लेकिन अब क्योंकि इतनी सारी कंपनीज मेरे सामने आ गई हैं, तो अब मुझे चाहिए कि वो कंपनी ऐसी हो जिसमें लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में 0% नहीं बल्कि 10% से ज्यादा प्रॉफिट बढ़ा हो और 10% से ज्यादा सेल्स बढ़ी हो। तो इसको अगर मैं फिल्टर लगाता हूं तो अब हमारे सामने निकल कर आती है 34 कंपनीज। अब 34 कंपनीज भी ज्यादा हैं, तो चलिए पिछले 3 साल का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ भी बढ़ा देते हैं। तो अभी तक हम 10 लेके चल रहे थे, इसको हम कर देते हैं 10 से घटाकर 15। तो ये भी हमने 15 कर दिया है, और इसको भी हम इसके नीचे वाले को भी कर देते हैं यहां से 15।
अब हम इस फिल्टर को रन करते हैं। वैसे अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक का एनालिसिस चाहते हैं तो हमें कमेंट कीजिए, जिस स्टॉक का नाम सबसे ज्यादा आएगा हम उसका एनालिसिस करके आपको बताएंगे और ज्यादा डिटेल में बताएंगे। तो अपने स्टॉक का नाम जरूर लिखिएगा। तो अब हमने इतना फिल्टर कर लिया और हमारे सामने 26 स्टॉक निकल कर आए हैं और वो स्टॉक्स के नाम आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहां पर ना मैंने एक आपके साथ चीटिंग की थी, मैंने एक फिल्टर नहीं लगाया था और वो फिल्टर सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि मान लीजिए कंपनी स्टेबल भी है, कंपनी की सेल्स भी बढ़ रही है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, लेकिन वो कंपनी अपने बहुत महंगी खरीद ली। तो क्योंकि कंपनी ऑलरेडी बहुत महंगी है, बहुत ज्यादा उसकी प्राइस बढ़ चुकी है, तो उसके बाद उसकी प्राइस बढ़ने के चांसेस कम होंगे। तो फिर चाहे वो स्टॉक मार्केट की बेस्ट कंपनी क्यों ना हो, लेकिन उसकी प्राइस बढ़ने के चांसेस कम होंगे और हमें प्रॉफिट तो तभी होगा जब प्राइस बढ़ेगी। तो हमारे लिए उस कंपनी का वैल्यूएशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वैल्यूएशन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट मेट्रिक होता है वो है पीई रेशियो। अब आप कहेंगे कि ये इतना इंपॉर्टेंट है तो पहले ही लगा देते, अब बताने की क्या जरूरत है। तो देखिए, पी रेशियो कोई ऐसा नहीं है कि मैं कहूं कि 10 से कम हो तो बेटर है या 50 से ज्यादा हो तो बेटर है, ऐसा पी रेशियो नहीं है। तो पी रेशियो को हमेशा हमें उस सेक्टर की जो सेम कंपनीज हैं उनसे कंपेयर करके देखना होता है और तभी हमें पता चलता है कि कंपनी महंगी मिल रही है, सस्ती मिल रही है या फिर बहुत ज्यादा सस्ती मिल रही है। तो देखो, पी रेशियो को जज करने के लिए हमें सबसे पहले इन कंपनीज को ना सेक्टर वाइज डिवाइड करना होगा। मतलब आईटी सेक्टर की जो कंपनीज है उन्हें एक तरफ करना होगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की कंपनीज है उन्हें एक तरफ करना होगा, एफएमसीजी सेक्टर की कंपनीज को एक तरफ करना होगा। बट इन जनरल अगर हम मान के चलें तो जिस कंपनी का पी रेशियो बहुत ही ज्यादा है उसको तो थोड़ा अवॉइड ही कर दे तो बेटर है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं कि ये जो पी रेशियो मेरे सामने निकल कर आया ना, इसको मैं सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में करता हूं और इसको करने के लिए मुझे सिंपली इस पे एक बार क्लिक कर देना है और जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया है तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे सामने डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया है, जिसमें जिस कंपनी का पी रेशियो सबसे ज्यादा है वो कंपनी ऊपर आ गई है, जिस कंपनी का पी रेशियो उससे थोड़ा कम है वो कंपनी यहां पर निकल कर आई है। तो देखो, यहां पर हमारे पास जो 26 कंपनीज की लिस्ट है ना, ये ऑलरेडी बेस्ट कंपनीज हैं, लेकिन हमें इसमें से कुछ कंपनीज को सेलेक्ट करना है। तो हम क्या करते हैं, हम इन 26 में से कोई भी एक कंपनी सेलेक्ट करते हैं और उसको आपको एनालाइज करना सिखाते हैं ताकि आप समझ जाएं कि आपको अपने लिए बेस्ट कंपनी सेलेक्ट कैसे करनी है। तो इसके लिए अब कौन सी कंपनी सेलेक्ट करूं ये मैं कैसे डिसाइड करूं, क्योंकि कोई भी एक सेलेक्ट कर लूंगा तो आपको लगेगा शायद ये बेस्ट कंपनी होगी। तो हम क्या करते हैं, हम यहां पर हमने एक रैंडम नंबर जनरेटर सेलेक्ट कर रखा है जिसमें हमने लोअर लिमिट 1 और अपर लिमिट 26 रखी है। तो इस पर हम देखते हैं कि कोई भी एक रैंडम नंबर यहां से निकल कर आएगा और जो नंबर निकल कर आएगा हम उस स्टॉक को एनालाइज करेंगे। तो हम यहां पर जनरेट पे क्लिक करते हैं और हमारे सामने जो भी स्टॉक निकल कर आएगा हम उसको एनालाइज करेंगे। तो यहां पर हमारे सामने निकल कर आया है 1 से लेकर 26 के बीच में सेकंड नंबर। तो सेकंड स्टॉक कौन सा है उसके लिए हम अपनी लिस्ट पे चलते हैं। तो हम देख सकते हैं कि हमारी लिस्ट में सेकंड नंबर का स्टॉक है डॉम्स इंडस्ट्रीज। तो मैं सीधा इस पे क्लिक कर देता हूं। तो अब हम इस स्टॉक पे आ गए हैं। क्लियर कर दूं कि ये रैंडमली हमने स्टॉक सेलेक्ट किया है, जो भी डेटा हमारे सामने निकल कर आया था वो डेटा के हिसाब से हमने आपको इंफॉर्मेशन दी है। तो ये कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है और इसको आपने सिर्फ समझने के पर्पज से देखना है कि एनालिसिस करना कैसे है, क्योंकि आपको बेस्ट स्टॉक्स ढूंढना तो आ गया है, लेकिन उसमें भी अभी आपको उसका बिजनेस एनालिसिस करना है, उसका सेक्टर एनालिसिस करना है और हाँ, उसका वैल्यूएशन भी तो देखना है कि महंगा मिल रहा है या सस्ता। तो वो सब स्टॉक का एनालिसिस करके ही पता चलेगा। तो सबसे पहले तो यहां पर आप देखो कि जो जो फिल्टर्स हमने लगाए थे, जो जो क्वालिटीज हम एक स्टॉक में ढूंढ रहे थे, वो सभी क्वालिटीज इस स्टॉक में है। जैसे हमें पहली क्वालिटी देखनी थी कि उस कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 20 से ज्यादा होना चाहिए। यहां पर देखो 32 है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20 से ज्यादा होना चाहिए, देखो यहां पे 34 है। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.5 से कम होना चाहिए, मतलब कंपनी के ऊपर ज्यादा डेट ना हो। तो देखो यहां पे 0.41 है। तो ये सारा डेटा आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, सिवाय एक चीज की इसमें कमी है जो कि हमने फिल्टर नहीं लगाया था, और वो था उस स्टॉक का पीई रेशियो, जो कि इसका है 99.5। एंड बिलीव मी, ये बहुत ज्यादा है अगर हम इन जनरल देखें, और हमें देखना होता है उस इंडस्ट्री से कंपेयर करके। तो इस इंडस्ट्री के बाकी जो स्टॉक्स हैं उनका पी रेशियो क्या है, उससे ही हम कंपेयर करके देखेंगे कि इसका वैल्यूएशन महंगा है या फिर ये स्टॉक सस्ता मिल रहा है। तो इस स्टॉक का पी तो 99.5 है, और अगर हम इस स्टॉक के कॉम्पिटिटर्स को देखें तो यहां पे हमें दिखाई दे रहा है पीयर कंपैरिजन।
तो ये कंपनी जो है ये प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी सेक्टर से बिलोंग करती है और उस सेक्टर के जो बाकी स्टॉक्स हैं वो हमें यहां पर देखने को मिल रहे हैं। तो यहां पर जो इसके पीयर दिखाई जा रहे हैं उनके कंपैरिजन में तो इसका पी सबसे ज्यादा है, क्योंकि बाकी का 27, 26, 32, 88 है। लेकिन यहां पर मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि जरूरी नहीं है कि ये एक्चुअल में इसके पीयर हों, तो ये आपको हमेशा चेक करना होगा। लेकिन अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं, तो इससे हमें लगता है कि कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा तो ज्यादा है। ये सिर्फ हम डेटा के हिसाब से बता रहे हैं, कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि इसके बाद भी कंपनी का पी और ज्यादा बढ़ सकता है। कई कंपनीज का पी बहुत ज्यादा भी चल रहा होता है और कई बार कंपनी का पी आगे चल के घट भी सकता है अगर उसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो अब सीधा चलते हैं कंपनी के बिजनेस एनालिसिस पे और देखते हैं कि कंपनी करती क्या है। तो यहीं पर आपको कंपनी का जो इंफॉर्मेशन है वो देखने को मिल जाती है। तो इसके लिए रीड मोर पे क्लिक कर देते हैं और देखते हैं कि कंपनी का काम क्या है। तो यहां पर आपको कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी कि कंपनी का काम क्या क्या है, वो किस तरीके का बिजनेस करती है, उसका उसमें मार्केट शेयर कितना है, उसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में क्या क्या आता है, मतलब कंपनी क्या क्या बेचती है, इसके अलावा उसके क्या और भी कोई ब्रांड है, क्योंकि कई बार कंपनी का मेन एक ब्रांड होता है और उसके अंदर भी उसके कई सारे ब्रांड्स होते हैं, तो उसकी डिटेल आपको यहां पर देखने को मिल रही है। अब क्योंकि ये कंपनी जो बिजनेस करती है उसमें इसको चीजें मैन्युफैक्चर करनी होती है, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज के बारे में भी यहां पर बताया जा रहा है। इसके बाद उसके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के बारे में हमें यहां पर पता चल रहा है और उसके रेवेन्यू ब्रेकअप के बारे में पता चल रहा है, ज्योग्राफिकल रेवेन्यू के हिसाब से हमें पता चल रहा है और उसका आईपीओ भी अभी रिसेंटली आया था, उसकी डिटेल्स भी हमें यहां पर देखने को मिल रही है। तो यहां से आप जिस भी कंपनी को सेलेक्ट करेंगे आपको उसकी सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी कि वो कंपनी करती क्या है। अब वैसे तो सारे फिल्टर्स हमने ऑलरेडी उसमें लगा रखे थे, अगर आपको फिर भी उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स देखने हैं तो यहां पर कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे कि उसका प्रॉफिट बढ़ा है घटा है। तो देखिए दिसंबर 2023 में इसको 372 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जबकि दिसंबर 2022 में 304 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, यानी जाहिर सी बात है कि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है। यहां पर आपको इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है, बैलेंस शीट देखने को मिल रहा है, कैश फ्लो देखने को मिल रहा है और इसके अलावा और भी रेशियोज देखने को मिल रहे हैं। और यहां पर प्रमोटर्स की होल्डिंग जो हमने फिल्टर लगाया था कि वो कम से कम 30% से ज्यादा होनी चाहिए, तो देखिए यहां पर 74.95% है। और मैं आपको बता दूं कि मैक्सिमम एक कंपनी जब पब्लिक हो जाती है, स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाती है, तो वो 75% ही अपने पास रख सकती है और इसने ऑलमोस्ट 75% अपने पास रखा है। इसके बाद 6% फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने खरीद रखा है, 15% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने खरीद रखा है। तो इससे हमारी कंपनी को लेकर थोड़ी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। अब इसके बाद लास्ट में हमें यहां पर कॉन कॉल्स देखने को मिल रहे हैं, जिसमें आपको उस कंपनी की पीपीटी देखने को मिलेगी, उसके नोट्स देखने को मिलेंगे, ट्रांसक्रिप्ट देखने को मिलेगी। देखिए पीपीटी इसकी डाउनलोड हो चुकी है और इस कंपनी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन यहां पर हमें मिल जाएगी। आप देख सकते हैं कि कंपनी क्या क्या करती है, क्या क्या उसका बिजनेस है, सारी डिटेल्स हर एक चीज यहां पर आपको देखने को मिल रही है और यहां पर आपको उसका प्रोडक्ट की लिस्ट भी देखने को मिल रही है। तो ये सब एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, सिर्फ समझने के पर्पस से देखना, रिकमेंडेशन मत समझ लेना इसको। इसके बाद दूसरी चीज यहां पे देखें तो इसके नोट्स भी आपको देखने को मिल रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो मैट्रिक्स उसके होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन कंपनी के बारे में होगी वो यहां पर आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहां पर क्योंकि ये कंपनी रिसेंटली लिस्ट हुई है तो ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जो और भी कंपनीज हैं उनके बारे में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से आप एक कंपनी के बिजनेस को एनालाइज करेंगे। अब फाइनली आपके पास बचेगा उस सेक्टर का एनालिसिस करना, तो वो आप कैसे करेंगे। वैसे यहां पर आपको बता दूं कि अगर आप बिल्कुल डिटेल से सीखना चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करना है, शेयर मार्केट होता क्या है, कैसे ये एनालिसिस और बेटर तरीके से करना है, तो इसके ऊपर हमने एक 47 लेक्चर्स का कोर्स बना रखा है, जिसको आप हमारे ऐप से बाय कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। तो अब जब आप इसका बिजनेस एनालिसिस कर लेंगे तो इसके बाद आपको करना होगा उस सेक्टर का एनालिसिस जिस सेक्टर से एक कंपनी बिलोंग करती है, क्योंकि अगर एक कंपनी को प्रॉफिट देना है, उसको आगे ग्रो करना है, तो उसके लिए वो जिस सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है उस सेक्टर का या उस इंडस्ट्री का ग्रो करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमें उसका सेक्टोरल एनालिसिस करना है, तो हमें देख लेना है कि सबसे पहले ये कंपनी कौन से सेक्टर से बिलोंग करती है। तो मैंने आपको दिखाया था कि ये जो कंपनी है ये प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी सेक्टर से बिलोंग करती है और मेनली इसका जो बिजनेस है वो स्टेशनरी सेक्टर से ही आता है और इसके लिए आपको यूज करना होगा गूगल का। तो अब गूगल का यूज करके सेक्टोरल एनालिसिस कैसे करना है, चलिए अब वो देखते हैं। तो इसके लिए आप सर्च कर सकते हैं स्टेशनरी सेक्टर ग्रोथ इन इंडिया।
तो यहां पर आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दिखाई जा रही है। तो यहां पर हमें दिखाई दे रहा है कि जो इंडियन स्टेशनरी सेक्टर है वो हर साल 10% के रेट से ग्रो कर सकता है। तो कंपनी भी अच्छी है, साथ में सेक्टर भी ग्रो कर रहा है, तो इससे हमारी जो उस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा यहां पर मैं आपको एक और वेबसाइट बताता हूं जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, और वहां से आप हर सेक्टर का डेटा ले सकते हैं, और उस वेबसाइट का नाम है ibf.org। तो यहां पर हमारे सामने वो वेबसाइट खुल गई है। अब इस वेबसाइट में आपको इंडस्ट्री का एक सेक्शन देखने को मिल रहा है। अब आप देख सकते हैं यहां पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज आपको दिखाई दे रही हैं, ऑलमोस्ट सारी इंडस्ट्रीज आपको यहां पर दिखाई दे रही हैं। तो अगर मान लीजिए आप देखना चाहते हैं कि एफएमसीजी इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस इंडस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां पर देखने को मिल रही है। जैसे इंडियन फूड प्रोसेसिंग जो मार्केट साइज है वो 2028 तक $547 बिलियन तक पहुंच सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां पर देखने को मिल रही है। तो इस तरीके से आप एक सेक्टर का एनालिसिस कर सकते हैं और अपने लिए बेस्ट स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और जिस स्टॉक का एनालिसिस आप चाहते हैं उसका नाम जरूर कॉमेंट करना। और हां, अगर आप डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। साथ ही अगर आप अपने लिए पेनी स्टॉक्स ढूंढ रहे हैं तो यहां पर आपको एक वीडियो दिखाई दे रही है। इस वीडियो से आप बेस्ट पेनी स्टॉक को ढूंढना भी सीख सकते हैं, तो इस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। धन्यवाद।